हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। आप सभी का पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आप सभी स्टूडेंट का मौर्या पाठशाला पर स्वागत है। आइए बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव का दूसरा लेक्चर, क्योंकि पहला चैप्टर का पहला लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज दूसरा चैप्टर का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं और उस चैप्टर का नाम है शोषण। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हम लाइफ प्रोसेस का वन शॉट के रूप में सभी बातों को एक एक करके जाने थे, थियोरिकल पोर्शन को। उनके बाद बच्चों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जितने भी ऑब्जेक्टिव, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि आपको इस बात का पता चल गया होगा कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टेबल निर्धारित कर दिया गया, टाइम टेबल के बारे में दे दिया गया है। अब आपको 60 से 64 दिन बचा हुआ है, इसमें आपको तैयारी में लग जाना बच्चों। और उसी तरीका से हम लोग भी, यानी जो मौर्या पाठशाला की टीम है, इन सभी टीम के द्वारा क्या किया जाएगा, उसी चीजों को देखते हुए जो आपको टारगेट दिया गया और 450 का उस टारगेट को अचीव करने का काम करेंगे। जैसे कि आपको पता चला कि संस्कृत के महाधुरंधर सर जो संतोष आचार्य जो आपको कल लेक्चर दिए, वो सभी बच्चे उस लेक्चर को देखे होंगे। आशा है कि वो सभी लेक्चर आपको समझ में आया होगा। संस्कृत जो पढ़ाएं सर के द्वारा पढ़ाया गया, कैसा लगा आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और उनके साथ साथ जो मैथ का टीचर नीरज सर पढ़ा रहे हैं, और फिजिक्स सतीश सर, और केमिस्ट्री वाले भी सर जो पढ़ा रहे हैं, वो सभी लेक्चर आपको कैसा लगा, सभी बच्चे एक बार फीडबैक देंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी पर, दूसरा लेक्चर ऑब्जेक्टिव का बात करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, सभी बच्चे तैयार हो जाइए ऑब्जेक्टिव को जानने के लिए। हम वही ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे जो ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक एक वही ऑब्जेक्टिव पर डिस्कशन करने, ताकि आपके टारगेट जो है कम समय में उस टारगेट को अचीव कर सके। और ये टारगेट अचीव तब होगा जब हम उस तरीका से उन चीज़ों को करेंगे। अब हमें पूरा सिलेबस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें उस चीज़ों पर फोकस करना जो हमारे लिए एंटीबायोटिक के रूप में काम करे। और वो एंटीबायोटिक के रूप में काम करे जो हम दे रहे हैं, उसी को आपको काम करना, उसी पर काम करना, उसी चीज़ों को आपको पढ़ना है बच्चों। आइए पहला क्वेश्चन, शोषण के अंदर हम लोग दूसरा लेक्चर, शोषण के अंदर दूसरा चैप्टर है और इस पर दूसरा लेक्चर ऑब्जेक्टिव का हम लोग लेकर आए हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे बच्चों, और इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। जरा समझेंगे इस क्वेश्चन को क्या है। सभी बच्चे क्वेश्चन को फटाफट पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे जवाब देंगे। आप सबको मालूम होगा कि पौधों में शोषण की बात करें, शोषण क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कहे एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त यानी मुक्त होती है। क्या 30.5 किलो जूल प्रति मोल, या 305 किलो जूल प्रति मोल, या 3.5 किलो जूल प्रति मोल, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे कि शोषण की जो क्रियाएं होती है, जो बच्चों याद रखिएगा, जिसके अंतर्गत एडीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो हम लोग कहेंगे 30.5 किलो जूल प्रति मोल। बच्चों क्या होगा इसका राइट? 30.5 किलो जूल प्रति मोल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल इनका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेनेशन कर दे बच्चों। एक्सप्लेनेशन की बात करें, एडीपी का फुल फॉर्म आप सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक ऊर्जा जिसको हम लोग गरीब अणु के रूप में जानते हैं बच्चों, याद रखना। अणु है जिसमें 2 फॉस्फेट समूह होते हैं, इसी को हम लोग याद रखना एक ऊर्जा गरीब अणु के रूप में जानते हैं। और याद रखना जिसमें 2 फॉस्फेट मौजूद होते हैं। उनके बाद बच्चों यह एटीपी के टूटने पर बनता है। जब एटीपी टूटेगा तब जाके ये बनने का कार्य होगा बच्चों। उनके बाद सरल भाषा में जी इन्हीं को समझा जाए तो एटीपी टूटता है तो क्या बनेगा बच्चों?
एडीपी बनता है और याद रखना उनके परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, क्या निकलेगा, ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। और एडीपी फिर दोबारा ऊर्जा लेकर क्या किस में बदल देती है? एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदलने का कार्य करती है बच्चों। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं बच्चों? आपसे क्वेश्चन पूछ दे, एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन पर हम लोग एक एक करके बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर यह है, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे बच्चों। कहता पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहां होती है? यानी कहता है पाइरूवेट जब टूटेगा, पाइरूवेट का जब विखंडन होगा तो इससे क्या बनेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी H2 तथा ऊर्जा यानी ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बच्चों याद रखिएगा। अब कहता है कि ये कहां होती है, क्रिया कहां होती है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में? जरा सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का ये क्रिया कहां होती है, सभी बच्चे फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। कहां होती है इसका बच्चों? तो आप सबको मालूम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते होंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप सभी बच्चे को मालूम होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम लोग बात करते हैं तो याद रखिए इसी को पावर हाउस ऑफ सेल के रूप में जानते हैं। और ये डायग्राम बच्चों किसका है? ये डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का है और इस डायग्राम के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं बच्चों। इसमें 2 लेयर होती है, एक बाहर की ओर होगा और एक क्या होगा? अंदर की ओर होगा। और बाहर अंदर की ओर होगा इसको फिंगर टिप स्ट्रक्चर कहा जाता है बच्चों। और जो याद रखिएगा बच्चों क्या होता है? अंदर की ओर होता है और बाहर का लेयर ये हो गया जिसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन ही बच्चों याद रखिएगा फिंगर टिप स्ट्रक्चर के समान होता है, ये बात याद रखना। अब आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है बच्चों इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? जो इथाइल अल्कोहल है बच्चों ये किस प्रकार के शोषण में बनने का कार्य करता है? तो ये बात आपसे पूछा गया, क्या वायवीय शोषण में होगा, अवायवीय शोषण में होगा, ए और बी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं? बच्चे जरा बताएंगे। आप सबको हम ये बात बताए थे, वायवीय शोषण अवायवीय शोषण की बात हम लोग किए थे। और जिनमें बच्चों एक में ईस्ट के जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, जिनमें भोजन हम लोग करते तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन टूटेगा। और याद रखना जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, यानी बच्चों हम लोग कह सकते हैं उनके बिना भी भोजन टूटे, तो वो हो जाएगा ईस्ट। और याद रखिएगा क्या हो जाएगा? आपको मालूम है बैक्टीरिया सब आ जाएगा बच्चों। मगर हम लोग जब भोजन करते हैं बच्चों तो याद रखेंगे कि हम लोगों में शरीर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो जाके भोजन टूटेगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या भोजन टूटेगा? संभव है क्या? नहीं संभव है बच्चों। तो यही बात को हम लोग बता रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वायवीय शोषण, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। मगर एक बात समझना बच्चों, कहता है क्या खमीर यानी ईस्ट की में होने वाले अनॉक्सी शोषण को हम लोग एल्कोहलीय, याद रखिएगा बच्चों, किण्वन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ऑक्सी यानी अल्कोहली किण्वन के रूप में जानते हैं। और इसी प्रक्रिया में ग्लूकोज से क्या बन जाएगा बच्चों? अल्कोहल और CO2 और थोड़ी मात्रा में ऊर्जा भी मिल जाएगी बच्चों। क्या मिल जाएगी? थोड़ी मात्रा में ऊर्जा भी मिल जाएगी बच्चों। ये बात समझ में आया या नहीं आया बच्चों? जरा बताइएगा सभी बच्चे, आया या नहीं आया सभी बच्चों को ये बात समझ में? अब हम लोग बात करेंगे बच्चों क्या होती है अनॉक्सी शोषण के अंदर बच्चों ये क्रियाएं देखने को मिलती। मगर एक बात समझ लीजिएगा बच्चों, यहां जो इसका आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? अनॉक्सी। याद रखना बच्चों ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ए नहीं होगा बच्चों, बल्कि क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये अनॉक्सी शोषण के अंदर देखने को मिलती है बच्चों, याद रखना। जिनमें ईस्ट की बात करते हैं, जिनमें बच्चों बैक्टीरिया की बात करते हैं, ये वाला इसका सही आंसर होगा, ये वाला। क्योंकि हम लोगों के शरीर में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, तो हम लोगों के शरीर के अंदर बच्चों जो ऑक्सीजन की बात करते हैं वो अधिक मिलने की बात तो हम लोग ज्यादा नहीं कर सकते, मगर अनॉक्सी शोषण के अंदर ये ऐसा देखने को मिलेगा बच्चों, याद रखिएगा। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर बच्चों। इसका जवाब देंगे निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? क्या एडीपी को कहेंगे, एटीपी को कहेंगे, डीटीपी को कहेंगे या पीडीपी को कहेंगे बच्चों? जरा बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे जवाब देंगे फास्ट में। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे फास्ट में इसका जवाब देंगे। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आप सबको मालूम होगा बच्चों, एटीपी होगा। क्या होगा? एटीपी यानी कोशिका की ऊर्जा
याद रखिएगा एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं, ऊर्जा मुद्रा की बात करते हैं, उस किसको कहेंगे, एटीपी। और एटीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बच्चों, ट्राइफॉस्फेट याद रखना। और यही बच्चों याद रखना क्या देती, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा का मुद्रा के रूप में जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किस रूप में जाना जाता है, तो हम लोग कहेंगे एटीपी के रूप में जाना जाता है। किस रूप में, एटीपी के रूप में जाने जाते हैं। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों कि मछली का जो श्वसनांग होता है, जो श्वसन अंग माना जाता है बच्चों, श्वसनांग जिसको हम लोग कहते हैं, ये कौन सा होता है, क्या ट्रेकिया होगा, गिल्स होगा, त्वचा होगा या फेफड़ा होगा। तो मानव का तो आपको लोग जानते होंगे फेफड़ा होता है बच्चों, मगर याद रखिएगा यहाँ मछली के बारे में पूछा गया। और मछली में बच्चों आपको याद होगा कि इसमें भी बच्चों हृदय का चैम्बर होता है। जैसे मानव में बच्चों 4 चैम्बर होता है, उसी में बच्चों उसी तरह बच्चों मछली के अंदर भी 2 चैम्बर की हम लोग बात करेंगे बच्चों। मगर यह पूछा गया बच्चों कि क्या इसके अंतर्गत बच्चों याद रखिएगा कौन सा होगा, तो हम लोग कहेंगे गिल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, गिल्स हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं बच्चों। श्वास रंध्र ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या 2 होगा, 8 होगा, 10 होगा या 6 होगा। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र, रंध्र मतलब होता स्पोर यानी छिद्र बच्चों, याद रखिएगा स्पोर की बात करें, ये कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो हम लोग कहेंगे बच्चों इसमें कितने जोड़े पाए जाएंगे, तो हम लोग कहेंगे 10 होगा। यानी बच्चों इसका सी आंसर, क्योंकि इसके अंदर कितने जोड़े रंध्र पाए जाते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं 10 जोड़े रंध्र पाए जाते हैं बच्चों। कितने जोड़े, 10 जोड़े, ये बात याद रखिएगा। उनके बाद हम लोग बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन है श्वसन। श्वसन के अंतिम उत्पाद किसको कहते हैं। श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है बच्चों वो किसको कहा जाएगा, जरा बताना है बच्चों किसको कहते हैं। क्या आपको मालूम है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जल होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। जल और ऊर्जा होगा क्या, बिल्कुल नहीं। मगर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और याद रखिएगा बच्चों क्या हो जाएगा, ऊर्जा, ये तीनों होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उनके बाद हम लोग बात कर लेंगे बच्चों, पौधों में शोषण होता है बच्चों, याद रखिएगा पौधों में जो शोषण की हम लोग बात करते हैं वो शोषण होता है, क्या जड़ में होगा, पत्तियों में होगा, तना में होगा। तो याद रखिएगा बच्चों पौधों के अंदर ऐसा देखा गया है, जड़ में भी होगा, पत्ती में भी होगा, तना में भी होगा। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी जो भी बच्चे डी बोल रहे हैं बिल्कुल इन सभी बच्चों का राइट है बच्चों, याद रखिएगा। उनके बाद हम लोग बात करें कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। आपको मालूम है बच्चों कि मधुमेह की बात करते, डायबिटीज की बात करें तो याद रखिएगा ये इंसुलिन के कमी के कारण होता है। और एक बात ये और समझ लीजिएगा, इंसुलिन जो होता है बच्चों, अब तो इंसुलिन याद रखिएगा बच्चों आसानी से याद कीजिए, एंड ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए के मदद से प्राप्त हो जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से प्राप्त कर लिया जाता है। और पहले के समय में बच्चों इंसुलिन जो होता था वो गाय के याद रखिएगा आंतों से और सुअर के आंतों से प्राप्त किया जाता था, जो बच्चों याद रखिएगा उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता था और थोड़ा सा उसमें एलर्जी सब देखने को मिलता था, उसमें बीमारी सब भी उत्पन्न हो सकता था। मगर अब क्या हो गया बच्चों, अब रिकॉम्बिनेंट के कारण डीएनए को प्राप्त करने लगा, और रिकॉम्बिनेंट वाले डीएनए जो होता है और वो याद रखिएगा इंसुलिन के रूप में दवा, इंसुलिन का दवा बनाया जाता है और वो इंसुलिन किसी व्यक्ति को दिया जाता है जिससे कमी देखने को मिलता है बच्चों। मगर मलेरिया की बात करें बच्चों तो मलेरिया याद रखें प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और प्लाज्मोडियम की बात हम लोग करें तो एक मच्छर मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से मलेरिया होता है बच्चों। उनके बाद हम लोग करें निमोनिया, ये तो नहीं होगा, डायरिया भी नहीं होगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निमोनिया। यानी बच्चों इसका जो सही आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। और निमोनिया यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण ये देखने को मिलती है बच्चों। ये 24 में भी पूछा गया और 21 में भी क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे बच्चों। उनके बाद हम लोग बात करें कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, जरा समझेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्या होता, तब हम लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज टूटकर पायरुवेट में जाता है और थोड़ी मात्रा में ऊर्जा यानी एटीपी तथा याद रखिएगा एन जो बैटरी के रूप में काम करता था बच्चों, याद कीजिए एन
NADH जो बैटरी के रूप में कार्य करता है बच्चों। तो याद रखना आपसे पूछा जाएगा ग्लाइकोलाइसिस क्या है, तो इस बात को समझे। ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज टूटकर बच्चों का क्या बनेगा, पायरुवेट, और पायरुवेट से थोड़ी मात्रा में ऊर्जा ATP के रूप में, और उसी को हम लोग जो हमारे शरीर के अंदर बैटरी के रूप में काम करता है NADH, याद रखिएगा, ये उत्पन्न होती है। तो इसका जो सही आंसर है ये क्या होगा बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में और क्लोरोप्लास्ट में। जरा सभी बच्चे बताएंगे कहां होता है, सभी बच्चे फास्ट में इसका जवाब देंगे, कहां होती है इसका जवाब देंगे सभी बच्चे, कहां होती है, जरा सभी बच्चे जवाब देंगे। आप सभी बच्चे जवाब देंगे। आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो पता ही होगा बच्चों, इसको पावर हाउस ऑफ सेल के रूप में जानते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कई नामों से जाने जाते हैं बच्चों, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कई नामों से जानते हैं बच्चों। याद रखिएगा पौधा के लिए गोल्जी बॉडी को हम लोग क्या, गोल्जी बॉडी एक इसका भी नाम होता है, मगर डिक्टियोसोम कहते हैं बच्चों। मगर याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट की बात करें बच्चों, तो याद रखना क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल का हिस्सा, याद रखना, जिसके कारण बच्चों पौधा हरा भरा दिखता है, याद रखिएगा। मगर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव होगा बच्चों। क्या होगा, कोशिका द्रव। तो इसका राइट आंसर कोशिका द्रव, याद रखिएगा सभी बच्चे। उनके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, क्या कहता, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता, यानी छिद्र अनुपस्थित होता, ऐसा पौधा का नाम बताना है जिस पौधा के अंदर बच्चों छिद्र नहीं पाई जाती है। तो ऐसा कौन सा पौधा होगा, क्या आम होगा, क्या हाइड्रिला होगा, या नागफनी होगा, या कनेर होगा बच्चों। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर बच्चों रंध्र नहीं पाया जाएगा, तो याद रखना कनेर के अंदर भी रंध्र पाई जाती है, या नागफनी के अंदर भी पाई जाती है, और याद रखिएगा आम के अंदर भी पाई जाती है। मगर किसमें अनुपस्थित होगा, तो कहेंगे हाइड्रिला के अंदर नहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा आपसे पूछेगा किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित होता, एब्सेंट की बात करेगा, तो हम लोग बी ऑप्शन हाइड्रिला की ओर जाएंगे। तो हाइड्रिला इनका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। उनके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों, कहता किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, कौन से शोषण करने के बाद अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, क्या वायवीय होगा, अवायवीय होगा, ए और बी। इस क्वेश्चन को हम लोग बात कर चुके थे, ये रिपीट हो गया बच्चों। तो हम लोग को मालूम था बच्चों कौन सा शोषण के कारण, अवायवीय शोषण के कारण ऐसा देखने को मिलेगा बच्चों, याद रखिएगा। जिनमें आपको ईस्ट और बैक्टीरिया के कारण होगा बच्चों, ईस्ट और बैक्टीरिया के कारण। मगर ऑक्सीजन जिनमें पर, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, पर हम लोग में ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की बात कर, उनके कारण बच्चों भोजन टूटेगा। उनके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों, क्या जानेंगे कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया के बारे में आपको मालूम है, और ये भी बच्चों खमीर और ईस्ट के अंदर देखने को मिलती है, खमीर के अंदर देखने को मिलती है। तो क्या होगा, तो आप सभी बच्चे, अमीबा के अंदर नहीं होगा बच्चों। अमीबा के अंदर याद रखिएगा ये कूटपात के माध्यम से भोजन बनाता, सूडोपोडिया के द्वारा भोजन बनाता बच्चों, और अपने संतान को अलैंगिक जनन के विधि के द्वारा अपने नए संतान को जन्म देता है बच्चों। उसी तरह बच्चों याद रखिएगा ये ईस्ट होगा, क्या होगा, ये ईस्ट होगा, और ये हाइड्रा में होगा, या इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईस्ट इसका राइट आंसर होगा, यानी ईस्ट में किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो आपसे कोई पूछा जाएगा अमीबा में होगा क्या, नहीं होगा, हाइड्रिला में होगा क्या, नहीं होगा, होगा किस में बच्चों, कहेंगे ईस्ट के अंदर, याद रखिएगा किण्वन की क्रियाएं पाई जाती है बच्चों। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रहा, सभी बच्चों को जब समझ में आ रहा, सभी बच्चे एक बार थम्स अप करेंगे, सर ये बात हमें समझ में आ रही है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रेकिया होगा बच्चों। यहाँ ट्रेकिया किस जीव का शोषण अंग है, यानी शोषण अंग की बात कहा जा रहा है। कौन ट्रेकिया जो है किस जीवों के अंदर एक शोषण अंग के रूप में कार्य करता है, ये बात पूछा गया। क्या फाइला के अंदर होगा, नहीं। हाइड्रिला के अंदर नहीं जी, इसके अंदर भी नहीं होगा। क्या स्टारफिश के अंदर, नहीं जी, इसके अंदर भी नहीं होगा। पर होगा किसके अंदर, तो होगा कॉकरोच के अंदर। और कॉकरोच के अंदर बच्चों याद रखिएगा कैसा शोषण अंग देखने को मिलता है, ट्रेकिया जैसे। तो पूछा जाएगा ट्रेकिया किसका शोषण अंग है, तो हम लोग कह सकते हैं ट्रेकिया किसका शोषण अंग है, कॉकरोच का बच्चों, याद रखिएगा किसका होगा, कॉकरोच का, याद रखना। उनके बाद हम लोग बात करेंगे कौन सी गैस शोषण क्रिया में मुक्त होती है। आपको ये बात मालूम होगा बच्चों, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, ये बात भली भांति आपको, आप सभी बच्चे जानते होंगे। यानी याद रखिएगा
ऑक्सीजन की बात करें ये बच्चों लिया जाता है। और याद रखना दूसरा जो यहाँ है डी ऑप्शन, क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यही तो मुक्त करता है बच्चों, ये दोनों तो होगा नहीं, ये दोनों तो होगा नहीं, यही दोनों पर हम लोग को डिस्कशन करना था। तो O2 तो लिया जाता बच्चों, मगर CO2 क्या होता, छोड़ा जाता, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनके बाद हम लोग बात कर ले बच्चों कि ग्लूकोज, याद रखिएगा ग्लूकोज के बारे में आप सबको मालूम होगा, C6H12 और O6, इसके बारे में ये सूत्र तो सबको मालूम होगा बच्चों। कहता है क्या, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता, जब ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाएगा तो इससे कुछ तो प्राप्त होगा ना, क्या प्राप्त होगा, क्या CO2 प्राप्त होगा, क्या हम लोग जान सकते हैं H2 प्राप्त होगा, क्या O2 प्राप्त होगा, तो हम लोग कह सकते हैं ये सभी चीज प्राप्त होगा इसके ऑक्सीकरण से। और याद रखिएगा ये जब से ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होगा तो हमें CO2 भी प्राप्त होगा, H2O भी प्राप्त होगा और O2, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल इनका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी बच्चों डी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल उन सभी बच्चों का राइट आंसर है। अब हम लोग बात करें बच्चों क्या कहता है एटीपी के बारे में, अभी आपको चर्चा किए बच्चों एटीपी के बारे में, और एटीपी का फुल फॉर्म यानी विस्तारित रूप पूछा जाएगा तो क्या होगा, एडेनिन थायमिन फॉस्फेट, गलत बात, ये नहीं होगा। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी गलत हो जाएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी बच्चों थायमिन वाले तो होगा नहीं बच्चों, तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं कि इसका सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही है बच्चों, यानी कह सकते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बच्चों इसका राइट आंसर होगा। उनके बाद हम लोग बात करें 18 नंबर रंध के बारे में, यहां भी चर्चा किया पोर्स के बारे में। रंध का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों, यानी आपसे पूछा जाएगा रंध का मुख्य कार्य पूछा गया क्या काम करता है, तो याद रखिएगा बच्चों क्या काम है, क्या प्रकाश संश्लेषण करना, बिल्कुल गलत बात है। क्या शोषण करना, बिल्कुल गलत है। भोजन का परिवर्धन करना, बिल्कुल गलत बात है। होगा क्या, यहां होगा गैसों का विनिमय, यानी विनिमय और वापसो उत्सर्जन करने का काम करेगा बच्चों, यानी कोई चीज को लेने का काम करेगा, कोई चीज को देने का काम करेगा, यानी अंदर ले जाने का भी काम करेगा और बाहर लाने का भी काम करेगा बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर बच्चों याद रखना CO2 बाहर आता है मगर O2 क्या होता है, अंदर जाता है, तो हम लोग कहते हैं सांस लेना और सांस छोड़ना बच्चों। तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये उत्सर्जन का काम करेगा, और हम लोग कह सकते हैं कि गैसों का विनिमय क्या हो जाएगा बच्चों, O2 का काम करेगा या नहीं करेगा बच्चों। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है बच्चे। जैसे यहां पता चल गया बच्चों क्या पौधा CO2 लेता है, जो पौधा है बच्चों वो याद रखिएगा जैसे CO2 लेता है तथा O2 को छोड़ने का काम करता है, ये भी एक बात हुई बच्चों, याद रखिएगा। जैसे कि आप सबको मालूम होगा हम लोगों के बॉडी के अंदर भी बच्चों याद रखिएगा O2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ने, तो यही बात यहाँ भी है बच्चों, याद रखिएगा प्लांट के अंदर। तो हम लोग कह सकते हैं प्लांट में क्या होगा, CO2 को लिया जाएगा और O2 को छोड़ता है बच्चों, याद रखना। साथ में रंध्र का एक और महत्वपूर्ण कार्य है, यानी कह सकते हैं याद रखिएगा बच्चों वापसो उत्सर्जन में जल का याद रखिएगा बाहर निकालना। जैसे हमारे शरीर में भी पसीना के रूप में बच्चों याद रखिएगा जिसको NaCl भी कह सकते हैं, जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो याद रखिएगा ये इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, वापसो उत्सर्जन। और ये गैसों का विनिमय बच्चों याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है उसी को हम लोग वापसो ये गैसों का विनिमय के रूप में जानते हैं बच्चों। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। मनुष्य में नासिका छिद्र होता है, दूसरा लेरिस होता है, तीसरा ट्रेकिया और चौथा बच्चों याद रखेगा फेफड़ा। अजी इस सभी को मिला दिया जाए तो कौन सा अंग बनेगा बच्चों, ये कह रहा है कि ये सभी को मिला दिया जाए तो कौन सा अंग बनेगा। तो आप सबको मालूम है बच्चों कौन सा अंग बनेगा, तो आप सब कह सकते कौन सा अंग बनेगा, शोषण तंत्र बनेगा। क्या बनेगा, शोषण तंत्र बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, शोषण तंत्र बनेगा। और यही शोषण तंत्र को बनने के लिए नासिका छिद्र की जरूरत होगा, लेरिस का जरूरत होगा, ट्रेकिया का जरूरत होगा और फेफड़ा, और ये सबको मिला दिया जाए तो शोषण तंत्र बनेगा बच्चों। क्या होगा, शोषण तंत्र, ये बात याद रखिएगा सभी बच्चे। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं बच्चों शोषण तंत्र, याद रखना, ठीक है वो भी। तो याद रखना बच्चों क्या होगा, शोषण तंत्र बनेगा। किनके मिलने से, नासिका छिद्र के मिलने से, लेरिक्स के मिलने से और ट्रेकिया और फेफड़ा के मिलने के बाद कारण बच्चों याद रखिएगा क्या बनेगा, शोषण तंत्र बनेगा। ये बात याद रखना बच्चों, क्या होगा, शोषण तंत्र। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है,
यानी बच्चों यहाँ आपको दिया गया 4 ऑप्शन, इनमें कहता कोशिकीय ईंधन इसमें से किसको कहा जाएगा, कोशिकीय ईंधन किस रूप में जाने जाते हैं। आइए हम लोग जानेंगे। क्या प्रोटीन को कोशिकीय ईंधन कहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या वसा को हम लोग कोशिकीय ईंधन कहें? नहीं। याद रखना प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता बच्चों, मरम्मत करने का काम करता, वृद्धि विकास करने का काम करता, और वसा हमारे शरीर के अंदर एनर्जी देने का काम। वैसे भी आपको मालूम होगा हमारे शरीर में 3 एनर्जी, और मगर डायरेक्ट एनर्जी देने का काम कौन करेगा, कार्बोहाइड्रेट करेगा। वसा आपको मालूम होगा लिपिड की बात जैसे करते हैं, तो ये भी हमारे शरीर में एनर्जी देने का कार्य करती है, मगर डायरेक्ट आपके शरीर में एनर्जी कौन देगी, तो याद रखना बच्चों कार्बोहाइड्रेट देने का कार्य करता है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। याद रखिएगा बच्चों क्या हो जाएगा, ग्लूकोज इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यानी बिल्कुल जो भी बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल उन सभी बच्चों का राइट आंसर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस लेक्चर का। उनके बाद बच्चों हम लोग बात करें, बात करें एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। अब यह क्वेश्चन पूछा गया एटीपी के अंदर फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, क्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, जरा बताइएगा। फॉस्फेट के अंदर, एटीपी में फॉस्फेट के अंदर संख्या कितनी होगी बच्चों, तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 होगी बच्चों। कितना होगा, 3 संख्या, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल इनका क्या हो जाएगा, राइट। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया बच्चों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन का चर्चा हुआ था। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? सभी बच्चे एक बार थम्स अप करेंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आया या नहीं आया? सभी बच्चे एक बार थम्स अप करेंगे। अब बच्चों इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए क्या होता है ये बात, इनको समझिएगा। सबसे पहला हम लोग एटीपी का फुल फॉर्म जानेंगे बच्चों, एडिनोसिन यानी ट्राइफॉस्फेट की बात करेंगे। मगर याद रखना इनकी संख्या टोटल कितनी होगी, 3 होगी। और याद रखिएगा ट्राइफॉस्फेट नाम ही बताता है कि इनमें 3 फॉस्फेट समूह होते हैं। यही नाम तो बता देगा ना, यदि यही फुल फॉर्म के अंदर इस बात का पता चल जाता है कि ट्राई का मतलब 3 और कितने फॉस्फेट होंगे, 3 फॉस्फेट इनके अंदर पाए जाते हैं। और याद रखिएगा पहला का नाम अल्फा फॉस्फेट, दूसरा का नाम बीटा फॉस्फेट और तीसरा का नाम गामा फॉस्फेट पाया जाता बच्चों, याद है। इसलिए यहां कह सकते एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट के रूप में, 3 फॉस्फेट के रूप में जानते हैं। तो क्या ये बात आपको पता चला या नहीं चला सभी बच्चे को? जरा सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात समझ में आया या नहीं आया। सभी बच्चे को जब ये बात समझ में आ गया तो सभी बच्चे थम्स अप करेंगे बच्चों। उनके बाद बच्चों ये तो हम पोषण का पहला चैप्टर का पहला लेक्चर हम लोग दे चुके हैं। दूसरा चैप्टर शोषण का, ये याद रखिएगा दूसरा लेक्चर है ऑब्जेक्टिव का बच्चों। अब हम लोग दोनों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का बच्चों, एक एक क्वेश्चन पर हम लोग एनालिसिस कर लिए, एक एक क्वेश्चन को हम लोग देख लिए बच्चों। अब हमें क्या करना है बच्चों, इनके बाद परिवहन के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं। और परिवहन यानी हमारे शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान या एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के रूप में। जिनमें काम करने के लिए हृदय चाहिए, जिनमें काम करने के लिए रक्त चाहिए, जिनमें काम करने के लिए रक्तवाहिका चाहिए। रक्तवाहिका के रूप में क्या चाहिए, हम लोग धमनी, शिरा और केशिका की बात किए थे या नहीं किए थे बच्चों? तो हम इन पर बात कल करने वाले, क्योंकि इसका थ्योरिकल पोर्शन तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भेविया ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, उनको लेकर कल बच्चों हम लोग तीसरा ऑब्जेक्टिव का लेक्चर लेकर आने वाले हैं। तो फिर बच्चों कल आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट बच्चे।